सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो एवरीवन, परिष्कार परिवार में आपका स्वागत है। माय नेम इज प्रियंका और आज मैं मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज में कंप्यूटर साइंस का एक मॉडल पेपर लेके आई हूँ जो हमारे परिष्कार के एक्सपर्ट द्वारा बनाया गया है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और जैसा कि आपको पता ही है कि बोर्ड के पेपर अब शुरू होने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम वो देखेंगे कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ये आपका अंक भार है। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो 4 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं: ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति और मौलिकता। और उनका अंक भार भी आपको दे रखा होगा। एग्जाम पेपर में भी आपको पैटर्न बता रखा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस, किस पैटर्न के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। प्रश्नों के जो प्रकार हैं वो है वस्तुनिष्ठ। आपके इस मॉडल पेपर में जो है वो मैंने उसी प्रकार से डिजाइन किया है जैसा कि आपका आरबीएससी में आने वाला है। सबसे पहला जो सेक्शन है आपका सेक्शन ए, उसमें आपके छोटे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। देन आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके उससे थोड़े से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर आपको 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में देना होता है। उसके देन बाद में आएगा सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके थोड़े दीर्घ लघुत्रात्मक क्वेश्चन आते हैं जिनका आंसर आपको 40 से 45 वर्ड्स में देना होता है, विद डायग्राम देना होता है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट जो आता है आपका वो आता है सेक्शन डी, जिसमें निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे। निबंधात्मक क्वेश्चन मतलब जिनकी मार्किंग भी आपकी एक्स्ट्रा होगी। 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और उसमें आंसर आपको 1 पेज तक का लिखना होगा। तो सबसे पहला हम सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन ए में आपके वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें 9 क्वेश्चन आएंगे। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन के मार्किंग जो होगी वो 1 मार्क्स की होगी। तो 9 × 1 9 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपके आते हैं अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन। अति लघुत्रात्मक को बोला जाता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपके 12 क्वेश्चन आएंगे। और ये जो दोनों आपके हैं स्टार्टिंग के वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक, ये आपका सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आपके 12 + 9 21 क्वेश्चन आएंगे। उसमें आपके होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1 लाइन क्वेश्चन या फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपका लघुत्रात्मक सेक्शन। लघुत्रात्मक सेक्शन है आपका सेक्शन बी। इस सेक्शन बी में आपके 12 क्वेश्चन आएंगे। लघुत्रात्मक टाइप के आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। लघुत्रात्मक में आपको 35 से 50 वर्ड के भी आंसर लिख सकते हैं आप, जिसमें डायरेक्ट आपको कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं इसमें, तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो पेपर पैटर्न है वो बहुत ज्यादा ईजी है। नेक्स्ट है आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। इसमें आपके आएंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3। इनकी मार्किंग भी आपकी 3 ही रहने वाली है। तो 3 × 3 9 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन होंगे। इनका आपको आंसर देना है शॉर्ट आंसर, हाफ एन पेज में आपको इनका आंसर देना है। देन जो आपके लास्ट क्वेश्चन आएगा वो आता है आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन। ऐसे टाइप क्वेश्चन का मतलब होता है निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बड़े क्वेश्चन, और इसमें आपको मिलेगी इंटरनल चॉइस। जो आपका लास्ट 19 और 20 नंबर का क्वेश्चन है वो इंटरनल चॉइस में होगा। 2 क्वेश्चन में से कोई सा एक क्वेश्चन आपको करना होगा और इसकी जो मार्किंग है वो रहती है आपकी 4 मार्क्स की। ये आपका सिलेबस है। कंप्यूटर साइंस में जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको बेस बनाया गया है वो बनाया गया है आपका पाइथन लैंग्वेज को। जो फर्स्ट 2 यूनिट है आपकी एक्सेप्शनल हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग विद पाइथन, तो आपको यहाँ पाइथन बेस बना के ही उन यूनिट्स को सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो आपके 2 यूनिट है स्टैक एंड क्यू, ये डेटा स्ट्रक्चर की यूनिट है। स्टैक और क्यू क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा को हम किस तरीके से स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं, उसकी जो टेक्निक्स होती हैं उनको हम स्टैक और क्यू बोलते हैं। और भी काफी सारी टेक्निक्स होती हैं बट आपके सिलेबस में स्टैक और क्यू ही है। इसके अलावा जो आपका आता है नेक्स्ट यूनिट जो है आपकी सॉर्टिंग एंड सर्चिंग की है। ये भी डेटा स्ट्रक्चर है। सॉर्टिंग मतलब आपके डेटा को सॉर्ट करना, वेदर इट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही या अवरोही क्रम में हमें अगर डेटा को अरेंज करना है तो वो ही सारा इस यूनिट में आपको बताया गया है। सर्चिंग में हमारे पास लार्ज अमाउंट
अमाउंट का डेटा है और उसे हमें सर्च करना है पर्टिकुलर किसी डेटा आइटम को, तो हम किस तरह की टेक्निक्स लगाएंगे, तो वो सब आपका इस यूनिट में दिया गया है। इसमें जो आपकी बेस लैंग्वेज है वो भी आपको पाइथन से ही करना है। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग डेटा। इसमें आपका थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट भी ऐड किया गया है बोर्ड ने। इसमें आपको मीन, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन ये करना है, तो ये बहुत ही ईजी होता है, आपका नंबर्स पे काम करना है, बट इसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये प्योरली आपका मैथमेटिकल पार्ट है। उसके बाद आपका आता है डेटाबेस कंसेप्ट और स्ट्रक्चर, क्वेरी लैंग्वेज। ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कुछ क्वेरीज वगैरह लगानी है डेटा को एक्सेस करने के लिए। और लास्ट जो आपकी दो पार्ट है वो हैं आपके कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, जिसमें आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स, उसके टाइप्स, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं, वर्म, वायरस, थ्रेट्स क्या होते हैं इनके बारे में बताया गया है। ये कंप्लीटली आपकी थ्योरी यूनिट है। जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है वो आपका डिपेंड करता है स्टार्टिंग की यूनिट में, जिसमें आपको पाइथन पढ़ना है, स्टैक, क्यू, सर्चिंग और सॉर्टिंग। इसमें आपको एल्गोरिथम्स भी कुछ देखनी पड़ेंगी। तो ये पूरा आपका सिलेबस स्ट्रक्चर है, इतनी आपको यूनिट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कितनी यूनिट में से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये भी बोर्ड ने काफी अच्छे से वेबसाइट पे भी स्पेसिफाई कर रखा है और यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट है कि किस यूनिट से, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो पहली यूनिट है आपकी एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन पाइथन, उसमें से एक क्वेश्चन आपका वस्तुनिष्ठ टाइप का आएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप एक क्वेश्चन आएगा आपका, जिसमें से ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें से आपको एक राइट आंसर पर टिक करना होगा। अति लघुत्रात्मक 2 क्वेश्चन आएंगे, लघुत्रात्मक एक क्वेश्चन आएगा जिसकी मार्किंग है 1.5 मार्क्स की, 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो 4.5 मार्क्स की यूनिट हो जाएगी। अगर आप बहुत स्मार्टली अपनी बुक्स पढ़ते हैं, उनको हैंडल करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि किस यूनिट को आपको कितना टाइम देना है, किस यूनिट को बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना है और किस यूनिट का सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ही आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं फाइल हैंडलिंग। इसमें से भी वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके 2, अति लघुत्रात्मक 1 और लघुत्रात्मक 1। सेम आपकी जो आपका इसका योग होगा वो सेम रहेगा 4.5 मार्क्स का। इसी तरह से आगे स्टैक, क्यू, इसमें आपके 1 मार्क्स के तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, 1.5 मार्क्स का एक लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आएगा 1.5 मार्क्स का। हाँ, इसमें आपकी जो स्टैक वाली यूनिट है उसमें आपका लघुत्रात्मक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आएगा, जो आपका सेक्शन सी में से आएगा, जिसका आपको बड़ा आंसर लिखना है। तो बड़े आंसर के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पाइथन में इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। बड़ा क्वेश्चन आएगा आपका दीर्घ उत्तरीय स्टैक वाली यूनिट में से आएगा। तो आप इस यूनिट को थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाएं। और ये आपकी जो यूनिट है वो है 5.5 मार्क्स की। नेक्स्ट आएगा आपका क्यू। क्यू में से भी वस्तुनिष्ठ एक क्वेश्चन आएगा, 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा लघुत्रात्मक। इसमें से आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो आपको स्टैक और क्यू दोनों ही बहुत अच्छे से पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट आता है आपका सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में भी आपके लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन आएंगे और दीर्घ उत्तर वाले क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का आएगा। तो ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें से बड़े क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है आपकी सर्चिंग यूनिट। सर्चिंग यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपके बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक क्वेश्चन जो आने वाले हैं, वो आपके आएंगे सर्चिंग में से। सर्चिंग वाली जो यूनिट है वो बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि उसका एक बड़ा क्वेश्चन बनता है और अगर आप वो क्वेश्चन कर लोगे तो 4 में से 4 मार्क्स आपके पक्के हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग डेटा और डेटाबेस कंसेप्ट। तो इसमें भी आपके वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन है वो आपको सारी ही यूनिट पढ़नी है, मतलब ABCD वाले क्वेश्चन आपके हर यूनिट में से आने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका वस्तुनिष्ठ, उसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का। अंडरस्टैंडिंग डेटा मतलब जो मैथमेटिकल वाला पार्ट मैंने बताया था, जिसमें आपका मीन, मीडियन, मोड आएगा, उसका 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके आएगा। अति लघुत्रात्मक 1.5 मार्क्स का आएगा, मतलब इस यूनिट से आपके 2 मैथमेटिकल के क्वेश्चन पक्का बनते हैं जो एग्जाम पेपर में आएंगे। नेक्स्ट जो है आपका डेटाबेस कंसेप्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि उसका भी बड़ा क्वेश्चन बनता है। बड़े क्वेश्चन जो है आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन वो आपके या तो आएंगे सर्चिंग में से
या फिर आएंगे आपके डेटाबेस कंसेप्ट में से। और डेटाबेस कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उसके और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ भी आने वाला है और आपके अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन भी आएंगे। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इसका बनता है, लघुत्रात्मक क्वेश्चन इसका बनता है और लघुत्रात्मक क्वेश्चन बनता है। तो इसके भी 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। ओवरऑल आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं, हर यूनिट को एग्जाम पेपर में कवर किया गया है। कोई भी यूनिट ऐसी नहीं है जिसको छोड़ा गया है, हर यूनिट से क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट में आपका नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग के 3 पार्ट्स हैं आपके, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। इन तीनों से ही आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं। 2, 3, 4 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस बन रहे हैं। यहाँ पे अति लघुत्रात्मक भी आ रहा है, आपका लघुत्रात्मक क्वेश्चन भी आ रहा है। इस यूनिट के बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो पेपर पैटर्न बहुत इजी है और अगर आप समझ लोगे तो आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, ये आपका पेपर रहने वाला है 3 घंटे 15 मिनट का और टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 56 नंबर का आपका ये पेपर है। उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। विकल्पों की योजना, प्रश्न संख्या 19 व 20 में एक आंतरिक विकल्प है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आपके टोटल 4 सेक्शंस आने वाले हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपके बिल्कुल छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। सेक्शन बी में आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपका, जिसका 1 और 2 लाइन में आंसर देना है। सेक्शन सी में आपके आएंगे लघुत्रात्मक या दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन, जिसका आपको आंसर थोड़ा सा टेक्निकल भी होगा, हो सकता है उसमें आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी दिखानी पड़े। इसके टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके पास 3। और जो सेक्शन डी है, लास्ट 19 और 20 प्रश्न संख्या, वो आपके आएंगे सेक्शन नंबर डी में। सेक्शन नंबर डी में 2 क्वेश्चन होंगे, इंटरनल चॉइस होगी। सेक्शन ए में टोटल 21 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन है। इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं। 21 का मतलब है आपके इसमें क्वेश्चन के सब पार्ट्स भी होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर 9 आपके आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो वो आपकी 1 मार्किंग हो गई। इसके अलावा सेक्शन ए में सेकेंड पार्ट होगा, जिसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है आपके, वो आपके 1 लाइन आंसर क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से आपका जो सेक्शन है वो भी सब पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन सब पार्ट्स में सिर्फ एक ही सेक्शन डिवाइड है, सेक्शन ए। सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन आएंगे, 1 बाय 1 आपको उनका आंसर देना है। लेकिन क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप सेक्शन ए का पहला नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसके अंदर 9 क्वेश्चन है टोटल, तो वो सारे आपको एक साथ ही सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने यहाँ सॉल्व कर दिया और फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपने कहीं बाद में सॉल्व किया। जितने भी इंटरनल पार्ट वाले क्वेश्चन है, पार्ट्स वाले क्वेश्चन है, सब पार्ट वाले क्वेश्चन है, वो आपको एक साथ सॉल्व करने हैं। ये बोर्ड ने भी आपको स्पेसिफाई कर रखा है। सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना है अपने आंसर पेपर पे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। जितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो सारे करने हैं। कोई चॉइस नहीं है कि भाई 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन करने हैं, 18 क्वेश्चन करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 20 के 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में करने हैं। आपकी मार्किंग वगैरह सारी क्वेश्चन पेपर पे लिखी हुई होगी। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं, वो आंतरिक खंड आपको सब एक साथ ही देने हैं। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है, उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। इसका मतलब अगर सब पार्ट में अगर 4 क्वेश्चन है, तो वो चारों आप एक साथ सॉल्व कीजिए। प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माने। अगर कुछ मिसप्रिंट है तो आप हिंदी भाषा के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सेक्शन ए में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे और वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे। प्रश्न पत्र में आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। तो पहला आपका क्वेश्चन है, जब प्रोग्राम को रन करते समय एरर आती है तो एक्सेप्शन है। जब हम कोई भी प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं और उसमें कुछ एरर वगैरह आ जाती है, तो उसको पाइथन की टर्म में एक्सेप्शन बोला जाता है। कि अगर एक्सेप्शन आ गया है तो आने की टर्म को बोलते हैं रेज्ड। क्या बोलते हैं? रेज्ड मतलब, रेज मतलब उगना। तो अगर कोई एक्सेप्शन आया है तो उसका आंसर होगा रेज्ड एन एक्सेप्शन, कि कोई एक्सेप्शन अब आपके प्रोग्राम में आ चुका है। क्रिएट नहीं होती है एरर, जो भी एरर होती है वो एक्सेप्शन रेज होती है। तो इसका राइट आंसर होगा रेज्ड। नेक्स्ट है रीड लाइंस
मेथड वापस देता है। रीड लाइन मेथड रिटर्न, मतलब रीड लाइन मेथड आपका किस में आता है, पाइथन में है। आपका फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है, ये आपका सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है, फाइल हैंडलिंग विद पाइथन। तो रीड मेथड होते हैं, ओपन मेथड होते हैं, क्लोज मेथड होते हैं, रीड लाइन मेथड भी होता है। रीड लाइंस, आपका रीड लाइंस जो है ये आपकी टेक्स्ट फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करता है और जो आउटपुट देता है वो आपकी लिस्ट की फॉर्म में देता है। मतलब पहली लाइन आपकी टेक्स्ट फाइल की, देन आपका स्लैशन लग जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन, इस तरह से आप एक लिस्ट में आउटपुट देता है। तो इसका राइट आंसर होगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में ये आपको आंसर रिटर्न करता है। तो राइट आंसर इज बी, लिस्ट। नेक्स्ट है स्टैक में नए एलिमेंट को टॉप में जोड़ने को कहते हैं। डैश एड्स अ न्यू एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। तो स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर है आपकी थर्ड यूनिट है, और स्टैक क्या होता है आपका 1 by 1 डेटा एलिमेंट को स्टोर करता है। जब हम डेटा इसमें स्टोर करते हैं या डिलीट करते हैं तो उस टर्मिनोलॉजी को कुछ नाम दिया गया है। तो स्टैक में जब भी डेटा आपका एंटर होता है तो उसको हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन, और जब भी हम डेटा डिलीट करते हैं तो उस ऑपरेशन को बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पुश। जब भी हम डेटा एलिमेंट को स्टोर करते हैं तो उस ऑपरेशन को क्या कहा जाता है, पुश। पुश मतलब डेटा इंसर्ट करना। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न जो आपका है क्वेश्चन नंबर 1 की सीरीज चल रही है, ये सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 4। सामान्यतः स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव या ऑल ऑफ द अबव। ये आपकी हार्डवेयर डिवाइस क्या होती हैं, जो डेटा स्टोरेज का काम करती हैं। परमानेंट स्टोरेज डेटा का जो काम करती हैं वो आपकी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। हार्ड डिस्क आप सभी लोग जानते हो, जो आप हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लगी हुई होती है। एसएसडी जो आजकल आती है, पहले आती थी एचडीडी, अब आती है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसकी डेटा कैपेसिटी भी बहुत हाई होती है। पेन ड्राइव हम सभी जानते हैं, जीबी में भी डेटा स्टोर होता है। 16 जीबी डेटा स्टोर करना हो आपको, 64 जीबी डेटा स्टोर करना हो तो उसके लिए हम पेन ड्राइव यूज करते हैं। तो मोस्टली जो भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये तीनों ही हमारी पॉपुलर कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी डिवाइसेस जो हैं वो सामान्यतः हमारे डेटा को स्टोर करने में काम आती हैं। नेक्स्ट है निम्न में से डेटाबेस के गुण हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस आपका डेटा का कलेक्शन होता है। इसमें हम जो कलेक्शन करते हैं वो टेबल्स की फॉर्म में करते हैं, रो एंड कॉलम में हमारे डेटा को अरेंज करते हैं। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। अ डेटाबेस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड, आल्सो कॉल्ड मिनी वर्ल्ड। तो जो आजकल का जमाना है जिसमें हम ऑनलाइन रिजर्वेशन करवाते हैं, भले ही वो ट्रेन से जाना हो, प्लेन से जाना हो, बस से जाना हो, उनका ऑनलाइन रिजर्वेशन कराते हैं। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हो, स्कूल की हो या कॉलेज की हो, वो भी कहाँ पे स्टोर होती है, रजिस्टर्स में स्टोर नहीं होती है। वो आपकी आजकल सब कुछ कंप्यूटर पे स्टोर होता है। पेपर पैटर्न, पेपर्स के काम काफी कम हो गए हैं। पहले चलते थे जो रजिस्टर में डेटा मेंटेन किया जाता था, आजकल सब कुछ कंप्यूटर पे किया जाता है। तो एक तरह से वो एक हमारा मिनी वर्ल्ड बन जाता है। किसी की भी इंफॉर्मेशन देखनी हो, जैसे हॉस्पिटल में जाओ तो अगर किसी के लिए हम पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो फटाफट से कंप्यूटर पे देख के बता दिया जाता है कि हाँ भाई फलाना पेशेंट इस रूम में रेस्ट कर रहा है। तो या अगर आपको स्कूल में जाके इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई ये स्टूडेंट किस क्लास में है, तो फटाफट से कोई रजिस्टर खोल के नहीं देखेगा, कंप्यूटर पर खोल के देख लेगा रोल नंबर या आईडी नंबर कि हाँ भाई ये स्टूडेंट इस क्लास में है। तो एक तरह से एक वो छोटा सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, मिनी वर्ल्ड क्रिएट हो गया है आजकल डिजिटल लाइफ में। सेकेंड ऑप्शन है इट इज डिजाइन बिल्ड एंड पॉपुलेटेड विद डेटा फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कि ये किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किया जाता है क्या? ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि अगर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा मेंटेन करना चाहते हैं, अगर हम स्कूल कॉलेज में हैं वहां का डेटा मेंटेन रखना चाहते हैं, सिर्फ करंट ईयर का ही नहीं लास्ट ईयर्स का भी डेटा मेंटेन करना चाहते हैं, लास्ट के 10 ईयर 20 ईयर्स का डेटा मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये स्पेसिफिक पर्पस हो गया। तो सेकेंड ऑप्शन भी आपका यहाँ पे
ट्रू है। लास्ट है इट कैन बी ऑफ एनी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ऑब्वियसली ये किसी भी साइज का हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे डेटा बढ़ता है आपकी डेटाबेस की साइज भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि फोल्डर की खुद की कोई साइज नहीं होती है। जैसे जैसे हम फोल्डर के अंदर डेटा स्टोर करते जाते हैं, फाइल्स स्टोर करते जाते हैं, तो उसकी साइज बढ़ती जाती है। उसी तरह से डेटाबेस में जैसे जैसे डेटा एंटर होता जाएगा उसकी साइज भी बढ़ती जाएगी। तो ये कोई एक फिक्स साइज की नहीं होती है, इसकी साइज बढ़ती और घटती रहती है। तो देखा जाए तो ये तीनों ही ऑप्शन सही बैठ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर है डी, डेटाबेस में ये सारे ही गुण पाए जाते हैं। एसक्यूएल में किस कमांड से टेबल संग्रह के गुणों को बदला जा सकता है? इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज्ड टू चेंज अ टेबल स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि अगर हम कोई डेटाबेस यूज कर रहे हैं एसक्यूएल में, हम ऐसा कोई कमांड बताइए जिससे कि हम टेबल की गुणों को, मतलब प्रॉपर्टीज को बदल सके। टेबल क्या होती है आपकी, मैं एक छोटी सी टेबल यहाँ ड्रॉ करके बता देती हूँ। यहाँ मैं एक स्टूडेंट टेबल ड्रॉ कर रही हूँ। स्टूडेंट का एक आईडी जो स्कूल में इशू होता है, आईडी नंबर जिसके थ्रू स्टूडेंट की पहचान की जाती है। यहाँ फिर आता है उसका नेम और फिर आती है क्लास। इस तरह से मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है जिसमें 3 मैंने प्रॉपर्टीज ली हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? आईडी, नेम और क्लास। इनको हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं एसक्यूएल की टर्म में। अब अगर मैं चाहती हूँ इन फ्यूचर कि यहाँ जो नेम था, नेम की बजाय आना चाहिए स्टूडेंट नेम, फील्ड का नाम आना चाहिए स्टूडेंट ST और नेम, इस तरह से मैं चाहती हूँ। अगर ये ऑपरेशन में परफॉर्म करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मुझे इस टेबल को क्या करना पड़ेगा? ऑल्टर करना पड़ेगा। ऑल्टर मतलब चेंज करना पड़ेगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑल्टर, मॉडिफाई, चेंज और हाइड। तो इसमें से कौन सा कमांड यूज होता है? तो जब भी हम एट्रीब्यूट्स को नेम चेंज करना चाहते हैं, एट्रीब्यूट का प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहते हैं, तो हम ऑल्टर टेबल यूज करते हैं, ऑल्टर कमांड यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम टेबल को ऑल्टर कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो हम जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क मतलब कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स जो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, और वो आपस में डेटा शेयर करते हैं। तो ये हम जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क की बेसिक सी डेफिनेशन है कि बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो आपस में डेटा को शेयर कर रही हैं और वो वायरलेस या वायर्ड मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं इसके। इट इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटरी, मतलब ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और उसके घटकों का संग्रह है। यस, बिल्कुल है। नेक्स्ट है इट इज इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल। क्या ये सब आपस में किसी चैनल के थ्रू कनेक्ट हैं? तो ऑब्वियसली ये कनेक्टेड होते हैं। 2 कंप्यूटर को अगर मुझे जोड़ना हो तो मैं या तो वाईफाई यूज करूंगी या फिर लैन केबल यूज करूंगी आपस में डेटा शेयर करने के लिए। प्रिंटर और कंप्यूटर को जोड़ना हो तो ही मुझे कोई ना कोई माध्यम चाहिए होगा दोनों डिवाइसेस को जोड़ने के लिए, ताकि मैं इजीली डेटा को शेयर कर सकूं। अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। क्या कंप्यूटर नेटवर्क में इंफॉर्मेशन शेयर होती है? बिल्कुल होती है। रिसोर्सेज भी आपस में शेयर होते हैं। जैसे अगर 2 डिवाइसेस पे हम काम कर रहे हैं और अगर एक डिवाइस स्लो हो जाती है तो अगर वो डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्ट है तो हम दूसरे डिवाइस से भी उस पहली वाली डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं और हमारा काम कर सकते हैं, रिमोट कनेक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं आपके क्वेश्चन के लिए फिट बैठ रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। ए भी है, कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर्स भी है, इंटरकनेक्टेड भी है आपस में और डेटा को शेयर भी कर रहे हैं। तो देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? आपस में डिवाइस को कनेक्ट करके शेयर करना। तो राइट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बैंडविड्थ को मापा जाता है। बैंडविड्थ क्या होती है? आपका जब केबल्स में डेटा शेयर होता है तो हम उस स्पीड को देखते हैं कि किस स्पीड में, किस फ्रीक्वेंसी में डेटा शेयर हो रहा है, कितने बाइट की स्पीड आ रही है, बाइट पर सेकेंड, मेगाबाइट पर सेकेंड, किलोबाइट पर सेकेंड। आपने भी देखा होगा कि जब हम नेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कोई इमेज डाउनलोड करते हैं, तब हमें बताता है कि इतने मेगाबाइट की स्पीड आ रही है। आपका अगर 2 GB का डेटा है तो इतने सेकेंड या इतने मिनट में
डाउनलोड हो जाएगा। तो मेगाबाइट किलोबाइट पर सेकंड की स्पीड में अगर हमारा डेटा सेंड होता है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमेशा हर्ट्ज में मापी जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बैंडविड्थ को मापा जाता है हर्ट्ज में। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मालवेयर which does not replicate or clone through an infection। मतलब ऐसा मालवेयर आपको इन 4 ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना है जो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता है। रेप्लिकेट मतलब अपने आप को खुद से एग्जीक्यूट और खुद से बढ़ाना। तो जो आपकी सिक्योरिटी वाली यूनिट है उसका ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन आया है। तो छोटा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड कि जो आपके वर्म्स वायरस क्या होते हैं। ये एक छोटा सा पीस ऑफ कोड होते हैं सॉफ्टवेयर का जो आपके कंप्यूटर को क्षति पहुंचा सकते हैं, आपके कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर सकते हैं, या फिर आपकी जो कंप्यूटर की सिस्टम फाइल हैं उनको अफेक्ट कर सकते हैं। काफी सारे वायरस ऐसे होते हैं जो अगर आप अपने कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहोगे तो वो पासवर्ड ही चेंज कर देते, तो आप अपने ही कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पाओगे। वो ऐसा बताएगा कि पासवर्ड इज रॉन्ग, जबकि आप अपना सही पासवर्ड डाल रहे होते हो। तो ये सब अगर इस तरह की परेशानी आती है तो इसका मतलब आपके कंप्यूटर में वायरस अटैक हो चुका है। वायरस भी बहुत काफी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिनको हम बेसिकली बोलते हैं मालवेयर। मालवेयर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे आपके यहाँ लिखा हुआ है ट्रोजन। ट्रोजन क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड लिया गया है। ग्रीक में कोई मतलब एक राजा था, वो दूसरे राजा के यहाँ पे जब आक्रमण करने गया तो नहीं जीत सका, तो उसने क्या किया, लकड़ी का एक घोड़ा भेजा, उसके अंदर हिडन सोल्जर्स थे और वे जाके उस महल में पहुंच गए, तो उनका काम बहुत इजी हो गया। तो सेम उसी कंसेप्ट पे ये ट्रोजन वायरस भी बनाया गया है। ये आपके कंप्यूटर में आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा बिल्कुल सही चीज आई है कंप्यूटर में, लेकिन वो इंटरनली आपके कंप्यूटर को क्षति पहुंचाने के लिए आई गई होगी। नेक्स्ट है आपका वर्म्स। वर्म्स क्या होते हैं, हिंदी में इनको बोला जाता है कीड़े। तो कीड़े क्या होते हैं, आपके जो बरसात में मिलते हैं, एक होते हैं, थोड़े दिन देर बाद देखोगे तो वो डबल हो जाते हैं, फिर वो बढ़ते रहते हैं, वो रेप्लिकेट करते हैं, अपना क्लोन बनाते रहते हैं। जो केचुए वगैरह आपने देखे होंगे तो वो बहुत जल्दी अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में वर्म्स आ गया है तो आप देखना, कभी अगर कोई आपकी टेक्स्ट फाइल है जो आपने नहीं बनाई लेकिन वो बनी हुई है, थोड़ी देर बाद आप देखते हो तो उसकी कॉपीज भी क्रिएट हो जाती हैं। अगले दिन आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो उसकी और कॉपीज हो जाएंगी, और ये क्या करेंगी, आपकी कंप्यूटर की स्पीड पे अफेक्ट करेंगी। हो सकता है आपकी कोई सिस्टम फाइल है जो नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन वो आपका कंप्यूटर फिर नॉर्मल बिहेव ना करे इन एक्स्ट्रा फाइल्स की वजह से। तो वर्म्स क्या होते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। एक है तो उस पे फाइल पे क्लिक करते ही वो फाइल 2 हो जाएगी, फिर क्लिक करते ही वो फाइल 4 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये अपनी संख्या को बढ़ाती रहती है, रेप्लिकेट करती रहती है। वायरस भी आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर पीस ऑफ कोड है जो क्या करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को या उसके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। और ये भी आपके कंप्यूटर में कब अटैक करेगा, जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे। तो ये भी अपनी जो है क्षमता को बढ़ा लेता है डबल क्लिक करते ही। नेक्स्ट जो है कुकीज। कुकीज वायरस नहीं है, कुकीज हम जानते हैं ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होती है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में आईडी और पासवर्ड को स्टोर करने का काम करती है। जैसा कि आप कभी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तब अपना नाम पता वगैरह डालते हैं, फिर 10-12 दिन बाद अगर आप सेम उसी साइट पे लॉगिन करोगे तो ऊपर की तरफ मैसेज आएगा कि हेलो प्रियंका, क्योंकि आपने पहले डाल रखा था। तो ये उस वेबसाइट को कैसे पता चला आपका नाम, वो आपकी कुकीज में स्टोर हो चुका था जब आपने पहली बार लॉगिन किया था। तो कुकीज कोई वायरस नहीं है, ये सिंपली एक टेक्स्ट फाइल होती है जो आपकी कुछ इंफॉर्मेशन सेव करके रखती है। वायरस और वर्म्स ये जो 2 हैं, ये आपके कंप्यूटर को क्षति पहुंचाते हैं और साथ साथ रेप्लिकेट भी करते हैं, अपने आप की अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। लेकिन जो ट्रोजन है वो है तो आपके कंप्यूटर को क्षति पहुंचाता है, लेकिन अपनी संख्या नहीं बढ़ाता है। वो जिस फॉर्म में आया था वो वैसा ही रहता है, वो रेप्लिकेट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रोजन। ये आपका जो सेक्शन ए था, सेक्शन ए में भी पहले पार्ट में 9 क्वेश्चन आए थे जो वस्तुनिष्ठ टाइप के थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के थे। अब पार्ट ए ही चल रहा है, सेक्शन ए चल रहा है। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, और ये आपके 4 क्वेश्चन हैं। 9 क्वेश्चन आपके पहले सॉल्व हो चुके हैं, 4 ये अब हो जाएंगे, तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश सर्च किसी भी एलिमेंट को छोड़े बिना एक बार में एक सूची के एलिमेंट की जांच करता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे डैश पे क्या आएगा। डैश सर्च
check the element of a list one at a time without skipping any element। मतलब ऐसी सर्चिंग टेक्निक जो किसी भी एलिमेंट को नहीं छोड़ती है, स्किप नहीं करती है और वन बाय वन चेक करती है। तो ये सर्चिंग का आपका टॉपिक है। सर्चिंग में आपके पास काफी सारी सर्चिंग टेक्निक होती है, लीनियर सर्च होता है, बाइनरी सर्च होता है। तो इन दो में से कौन सी टेक्निक है जो वन बाय वन डेटा को चेक करती है और सर्च करती है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे लीनियर सर्च ही ऐसी टेक्निक है जो वन बाय वन डेटा को चेक करती है। नेक्स्ट है, किसी विशेष क्रम में तत्वों के संग्रह को पुनः व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग और रीअरेंजिंग अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इनटू अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज नोन एज। मतलब डेटा को आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर करना है, वेदर इट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग। मतलब डेटा आपका या तो आरोही क्रम में स्टोर हो या फिर अवरोही क्रम में स्टोर हो। मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिख देती हूँ, 3 1 2 4। अगर आपको इसको आरोही क्रम में करना है तो डेटा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। और अगर इसको आपको अवरोही क्रम में करना है तो डेटा क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। बड़े से लेकर छोटा, और आरोही का मतलब होता है छोटे से लेकर बड़ा। तो अगर इस तरह से आपको डेटा को अरेंज करना है एक पर्टिकुलर किसी क्रम में, तो इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? तो इस टेक्निक को बोलते हैं सॉर्टिंग, SORTING। सॉर्टिंग एक टेक्निक होती है जो डेटा को अरेंज करती है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो राइट आंसर इज सॉर्टिंग। फ्रंट एंड रेयर का उपयोग डैश की शुरुआत या अंत में किया जाता है। फ्रंट एंड रेयर आर यूज्ड टू इंडिकेट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ। तो फ्रंट और रेयर जो टर्मिनोलॉजी है वो बेसिकली इस्तेमाल की जाती है क्यू में। किसमें इस्तेमाल की जाती है? क्यू। और क्यू में आपको अभी ये मॉडल पेपर के स्टार्टिंग में बता चुकी थी, आपकी एक यूनिट है, यूनिट भी है। और क्यू क्या होता है? एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा को हमें स्टोर करना है वन बाय वन या फिर डिलीट करना है। तो जब भी हमें डेटा पे काम करना होता है तो हम स्टैक या क्यू काम में लेते हैं। आपके कोर्स में स्टैक और क्यू ही है। तो टर्मिनोलॉजी फ्रंट और रेयर वाली आ गई, तो स्टैक और क्यू में से कौन सा होगा? क्यू होगा, क्योंकि क्यू में क्या करते हैं, हम डेटा को डिलीट करते हैं या इंसर्ट करते हैं। इसमें दो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, फ्रंट और रेयर। रेयर से आपका डेटा इंसर्ट होता है और फ्रंट से आपका डेटा डिलीट होता है। तो इसके लिए आपकी जैसे एक तरह से क्यू है और यहाँ पे आपको आपका डेटा स्टोर करना है, 1 2 3 4। आपने 4 डेटा स्टोर कर रखा है। तो ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाता है आपका रेयर, और ये वाला जो आपका पॉइंट है वो आपका कहलाता है फ्रंट। तो दो ये टर्मिनोलॉजी है, फ्रंट और रेयर, जो आपके क्यू में इस्तेमाल होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यू। फ्रंट एंड रेयर आर यूज्ड टू इंडिकेट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ क्यू। बिगिनिंग मतलब शुरुआत और एंड मतलब एंड। तो बिगिनिंग और एंड को इंडिकेट करने के लिए फ्रंट और रेयर अगर यूज कर रहे हैं तो वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है आपका डैश, एक पाइथन ऑब्जेक्ट है जो एक एरर को बताता है। मतलब एक जो आपकी पाइथन का ये चैप्टर है, आपका फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है एक्सेप्शनल हैंडलिंग विद पाइथन। तो अगर एक पाइथन ऑब्जेक्ट पूछा गया है जो एरर को बताता है, तो एरर कौन बताता है? आपका एक्सेप्शन ही बताता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा एन एक्सेप्शन इज अ पाइथन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट एन एरर। एक्सेप्शन क्या होता है आपका? जब भी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में कुछ एरर आती है। अगर वो एरर सिंटैक्स एरर होती है तो कंपाइलर पहचान जाता है, लेकिन कुछ एरर ऐसी होती है कि उसके वजह से हमारा प्रोग्राम ना तो सही आउटपुट दे पा रहा है, हमें लग रहा है प्रोग्राम तो सही है लेकिन ना तो वो आउटपुट सही दे पा रहा है, और उस प्रोग्राम का बिहेवियर भी थोड़ा अलग होता है। जैसे अगर मैं कुछ नंबर्स पे काम करना चाहूं तो मैं अगर लिख दूं 13 डिवाइड बाय 0, तो इस केस में क्या होगा? मेरा प्रोग्राम एबनॉर्मल बिहेव करेगा। सिंटैक्स तो सही है लेकिन जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो तो इन्फिनिटी तक चलेगा। तो इस तरह का अबनॉर्मल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सेप्शंस को रेज करते हैं, और इसके लिए हम कोडिंग की ही हेल्प लेते हैं। कोडिंग में हम कुछ स्टेटमेंट यूज करते हैं, ट्राई स्टेटमेंट यूज करते हैं, हम फाइनली स्टेटमेंट यूज करते हैं और एरर को हैंडल करने का काम करते हैं। तो इस प्रोसेस को ही बोला जाता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग, कि कैसे एरर को हैंडल किया जाए।
अब आपके 4 क्वेश्चन जो थे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के थे, अभी भी सेक्शन ए ही चल रहा है। अब सेक्शन ए में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आ रहे हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्न मतलब आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं। वेरी शॉर्ट में आपको 1 लाइन 2 लाइन में आंसर देना है। हो सकता है इसमें डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा जाए कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, या व्हाट इज वायरस, तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट आंसर लिखना है। बहुत ज्यादा आपको इसमें टेक्निक नहीं लगानी है। इस तरह के आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 1 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, जीरो डिवीजन एरर समझाइए। डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये आपका है एक्सेप्शनल हैंडलिंग वाली यूनिट से कि पाइथन में आपका जो होता है जीरो डिवीजन एरर क्या होता है। तो जीरो डिवीजन एरर जो है वो it is raised when the denominator in a division operation is zero। डिनोमिनेटर को बोला जाता है हर। आपकी जो भी अगर इस तरह से हम नंबर लिखते हैं 16/4, तो ऊपर वाला नंबर आपका कहलाता है अंश और नीचे वाला नंबर कहलाता है हर। इसको हम विभाजक भी बोलते हैं। तो यही आपका डिनोमिनेटर है। तो जीरो डिवीजन एरर कब आती है? जब भी कोई नंबर को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं 16/0 लिखूंगी तो ये एरर देगा प्रोग्राम में कि जीरो डिवीजन एरर है, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं? डिवाइड ही नहीं किया जा सकता है। तो जीरो डिवीजन एरर मतलब व्हेन द डिनोमिनेटर इन अ डिवीजन ऑपरेटर इज 0। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 होती है तो उसको जीरो डिवीजन एरर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाइथन में हम ओपन फंक्शन का उपयोग कब करते हैं? तो ये आपका सेकंड यूनिट का चैप्टर है। पाइथन की जो सेकंड यूनिट है वो है आपकी फाइल हैंडलिंग विद पाइथन। जब भी हम फाइल्स पे काम करते हैं, आपने एक पाइथन का प्रोग्राम बनाया है और उसके आउटपुट को आप फाइल में सेव करना चाहते हो, कोई टेक्स्ट फाइल को आप शो करना चाहते हो, रीड मोड में खोलना चाहते हो, राइट मोड में खोलना चाहते हो, तो इस तरह के जो भी हम फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो वो आपका आता है फाइल हैंडलिंग टॉपिक्स के अंतर्गत। और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है पाइथन में हम ओपन फंक्शन का उपयोग कब करते हैं? तो ओपन फंक्शन का उपयोग हम नाम से ही पता चल रहा है, ओपन फंक्शन का उपयोग जब किया जाता है जब आप फाइल को ओपन करना चाहते हो, किसी टेक्स्ट फाइल को या बाइनरी फाइल को ओपन करना चाहते हो, तब हम ओपन फंक्शन या ओपन मेथड का यूज करते हैं। इस तरह के जो पैरेंथेसिस होते हैं इनको बोला जाता है मेथड्स। अगर आपके किसी भी वर्ड के आगे इस तरह के पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, इसका मतलब वो एक फंक्शन है, वो एक मेथड है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द ओपन मेथड ओपन्स द फाइल एंड रिटर्न्स द कॉरस्पॉन्डिंग फाइल ऑब्जेक्ट। आपकी फाइल को ये क्या करता है? ओपन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डेटा फाइल में से डेटा के बाइट्स की निर्दिष्ट संख्या को पढ़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? विच मेथड इज यूज्ड टू रीड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा फ्रॉम अ फाइल। तो जब भी हमें डेटा को रीड करना है तो ऑब्वियसली रीड फंक्शन ही यूज होगा, लेकिन रीड के भी काफी सारे वेरिएशंस हमारे पाइथन में अवेलेबल हैं। रीड मेथड, रीड लाइन मेथड और रीड लाइंस मेथड। तो रीड लाइंस का आपका मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था कि जब वो हमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में आउटपुट दिखाना है तब रीड लाइंस मेथड यूज करते हैं, लिस्ट में जब आंसर दिखाना है। और यहाँ हमें पूछा गया है कि जब हमें कोई स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट आपको शो करवानी है, जैसे अगर मेरी फाइल में लिखा हुआ है माय नेम इज प्रियंका, इस तरह से एक पूरा टेक्स्ट लिखा गया है, लेकिन मुझे पर्टिकुलर किसी कोई वर्ड को ही दिखाना है, सिर्फ ये माय को ही मैं शो करवाना चाहती हूँ, पर्टिकुलर किसी बाइट को मैं शो करवाना चाहती हूँ, तब मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी? रीड मेथड यूज करूंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रीड मेथड इज यूज टू शो द पर्टिकुलर नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा फ्रॉम अ डेटा फाइल। किसी एक डेटा फाइल में से पर्टिकुलर कुछ आइटम उठाने के जो मेथड यूज किए जाते हैं वो होते हैं आपके रीड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका अंडरस्टैंडिंग डेटा वाले में से है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्योरली मैथमेटिकल टर्म, जिसमें आपको पूछा जाता है मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, किसी कक्षा में छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी है 90, 20, आई थिंक ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे आप देख लीजिए 19, 102, 110, 115, 85, 90, 100, 110 और 1110। ये क्या है? आपके नंबर्स ऑफ हाइट है, पर्टिकुलर स्टूडेंट की हाइट है इन सेंटीमीटर। तो इनका आपको मीन और एवरेज निकालना है। दोनों ही एक ही चीज होती है लगभग। मीन कैसे निकाला जाता है आपका मैथमेटिक्स में? आपको क्या करना है, जितने भी नंबर्स हैं उनका टोटल करना है।
90 प्लस 102, 110 प्लस 115, और इस तरह से आप जब इन सभी नंबर का टोटल करेंगे तो वो टोटल आपका आने वाला है 912 आपका टोटलिंग आएगी। और इसको आपको डिवाइड किससे करना है, जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 9। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 9 है, इनकी जो आप डिवाइड कर दो, जो आप नॉर्मल एवरेज निकालते हो उसी तरीके से निकलेगा। तो बहुत ही छोटा सा एक 1 लाइन का क्वेश्चन है, अगर आप इस यूनिट को सॉल्व कर लोगे तो प्योरली मैथमेटिक्स यूनिट है, इसकी क्वेश्चन आपका गलत होने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, राइट ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है डेटाबेस स्कीमा क्या है। डेटाबेस स्कीमा बिल्कुल आपका डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है, डेफिनेशन लिखनी है। तो क्या होती है डेटाबेस स्कीम? डेटाबेस स्कीमा इज कंसीडर्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ अ डेटाबेस व्हिच डिस्क्राइब हाउ द डेटा में रिलेट टू अदर टेबल्स और अदर डेटा मॉडल। तो आपकी डेटाबेस क्या होती है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल। जैसे मैं एक स्टूडेंट डेटाबेस पे काम करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे कितनी टेबल आएंगी स्टूडेंट के अंदर? नंबर ऑफ टेबल्स आ सकती हैं। एक टेबल आ सकती है आपकी स्टूडेंट की पर्सनल टेबल, जिसमें उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, जिसमें फादर नेम, मदर नेम, ब्लड ग्रुप, सिटी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब स्टोर होगा। एक टेबल आ सकती है आपकी जिसमें उसके हाफ ईयरली मार्क्स स्टोर होंगे। इसके अलावा हम उसकी एक और टेबल बना सकते हैं कि लास्ट ईयर के जो मार्क्स थे, मान लो अभी वो स्टूडेंट 12th क्लास में है और अगर उसकी 11th क्लास की अगर हमें डिटेल देखनी है, तो अगर उसकी लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन देखनी है तो लास्ट ईयर की भी एक टेबल बन जाएगी। तो इस तरह से हमारी डेटाबेस में क्या होता है कि एक डेटाबेस में कलेक्शन ऑफ टेबल्स होती हैं। आपकी 10 टेबल्स हो सकती हैं, 20 टेबल हो सकती हैं, 50 टेबल्स हो सकती हैं। साइज पर डिपेंड करता है कि आपकी डेटाबेस की साइज क्या है, उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ टेबल्स यूज कर सकते हो। और टेबल भी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। एक टेबल के अंदर रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। कॉलम आपके प्रदर्शित करते हैं जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे अगर स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? उसका आईडी हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, उसकी क्लास हो सकती है। और ये जो आपकी प्रॉपर्टीज हो गई, और उसमें फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट की हम डिटेल्स डाल सकते हैं। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हम डिटेल डालेंगे वो हम डालेंगे रो फॉर्मेट में। तो ये डेटाबेस स्कीम क्या होती है? एक डेटाबेस का ब्लूप्रिंट है कि हम उस डेटाबेस में कितनी टेबल्स यूज करने वाले हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज रहने वाली हैं, टेबल के अंदर कितने फील्ड प्रॉपर्टीज, कितने एट्रीब्यूट्स रहने वाले हैं। तो एक तरह से एक डेटाबेस का जो स्केलेटन बनाते हैं हम, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, वो कहलाता है डेटाबेस स्कीमा। एसक्यूएल में हम अपडेट स्टेटमेंट कब प्रयोग में लेते हैं? व्हेन वी यूज अपडेट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। तो जैसे अपडेट स्टेटमेंट कब यूज में लेंगे? द अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड मतलब जो रिकॉर्ड अभी करंट में है। जैसे मेरा एक कहीं पे डेटाबेस में मेरी एंट्री हो रखी है, तो जिसमें मेरा मोबाइल नंबर कुछ और लिखा हुआ है। अब इन फ्यूचर अगर मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है तो वहां पे मुझे एक क्वेरी चलानी पड़ेगी, या जो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो डेटाबेस को अपडेट करेगा कि इस पर्सन का मोबाइल नंबर अब चेंज हो चुका है, तो उस मोबाइल को हर टेबल में चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि मेरी पर्सनल टेबल में ही चेंज होगा, वो उससे रिलेटेड जहां जहां जिस टेबल में मेरा मोबाइल नंबर है वहां सब जगह अपडेट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए जो हम क्वेरी चलाते हैं वो हम चलाते हैं अपडेट। जब भी हमें हमारा डेटा को चेंज करना है, हमारे डेटा को चेंज करने के लिए जो क्वेरी चलती है वो चलती है अपडेट क्वेरी। और इससे पहले हमने एक क्वेरी और देखी थी ऑल्टर वाली, वो कब चलेगी? जब हमें फील्ड का नाम चेंज करना हो और फील्ड की एंट्री चेंज करनी हो, तब हम चलाएंगे अपडेट क्वेरी, अपडेट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क के कोई 5 भाग लिखिए। राइट एनी 5 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? हमें कंप्यूटर्स की जरूरत होती है, उसके साथ ही साथ हमें कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर्स की, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होगी। और इसके अलावा क्या जरूरत होगी? अगर 2 या 3 कंप्यूटर हैं और भी कुछ डिवाइसेस हैं जिनको हमें आपस में कनेक्ट करना है, तो हमें एक कम्युनिकेशन चैनल की जरूरत होगी जिसके थ्रू हम सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपका होगा सर्वर, क्लाइंट, मतलब एक मेन मशीन होगी जहां से हम डेटा ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। क्लाइंट मशीन होती है जहां पे यूजर्स अपना काम करते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर के काफी सारे पार्ट्स होते हैं। तो जो बेसिक पार्ट्स होते हैं वो कौन से हैं? अ नेटवर्क हैज 5 बेसिक कंपोनेंट जो हैं आपके। पहला है क्लाइंट, सर्वर, चैनल्स,
इंटरफेस डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लाइंट और सर्वर आपकी कंप्यूटर डिवाइसेस ही होती हैं, आपके नॉर्मल कंप्यूटर ही क्लाइंट और सर्वर बन सकते हैं। उसके अलावा चैनल जो है, जो मीडिया हम यूज कर रहे हैं, वायर्ड मीडिया हम यूज कर रहे हैं, केबल के थ्रू हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं या वायरलेस, तो वो आपका चैनल हो गया, किस माध्यम से आपके कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं। नेक्स्ट आता है इंटरफेस डिवाइसेस, कि आपकी जो डिवाइसेस हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ कौन कौन सी इंटरफेस डिवाइस काम में आएंगी। तो नेटवर्क में हब, स्विच, राउटर आती हैं, और भी काफी सारी डिवाइसेस हैं जो डेटा शेयरिंग के लिए, हमारे नेटवर्क को स्थापित करने के लिए काम में आती हैं, जिनके थ्रू हम इंटरफेयर मतलब डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। और आपका लास्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि जो भी कंप्यूटर सिस्टम है उस पे सिस्टम सॉफ्टवेयर डला हुआ होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन नाम से आपको पता चल रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना ट्रांसमिशन कहलाता है। और इस तरह का जो मीडिया होता है जो हमारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वो ट्रांसमिशन मीडिया कहलाता है। ट्रांसमिशन मीडिया इज अ कम्युनिकेशन चैनल दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। सेंडर मतलब भेजने वाला और रिसीवर मतलब ग्रहण करने वाला। तो सेंडर, एक सेंडर है, वो बी को कोई हेलो या हाय मैसेज भेजना चाह रहा है, तो बीच में जो मीडिया होगा जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा, तो वो उस मीडियम को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। ये भी दो तरह का होता है, वायरलेस और वायर्ड। तो वायरलेस आपका हो जाएगा वाईफाई, वाईफाई के थ्रू हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, और वायर्ड हो जाता है जहां पे हम केबल्स वगैरह यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक सिंटैक्स त्रुटि एक अपवाद है, लेकिन प्रत्येक अपवाद सिंटैक्स त्रुटि नहीं है। क्यों? एवरी सिंटैक्स एरर इज एन एक्सेप्शन बट एवरी एक्सेप्शन इज नॉट सिंटैक्स एरर। वाई? अब क्या होता है यहाँ पे, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और समझिए। 1 लाइन का आंसर है, लेकिन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। सिंटैक्स एरर आपकी क्या होती है, आपने लिखते लिखते कुछ टाइपिंग में गलती कर दी, कॉलर लगाना भूल गए, कॉमा लगाना भूल गए, तो वो आपकी एक सिंटैक्स एरर हो गई। और वो एक बहुत बड़ी एरर नहीं है, वो आपसे यूजर की जागरूकता से सॉल्व की जा सकती है। लेकिन कुछ एरर ऐसी होती हैं जो सिंटैक्स एरर नहीं है। हमारा प्रोग्राम वैसे बहुत सही है सिंटैक्टिकली, हमने टाइपिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं कही है, सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो की हैं, लेकिन हमारा लॉजिक में कुछ परेशानी है जिससे हमारा आउटपुट सही नहीं आ पा रहा है। तो इस तरह की चीजों को हम एक्सेप्शन बोलते हैं। एक्सेप्शन कैन बी अकर्ड ड्यू टू सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। जब भी कोई एक्सेप्शन आया है, मतलब कोई गलती पकड़ी गई है, तो वो गलती किस तरीके की हो सकती है? सिंटैक्स की गलती हो सकती है, लॉजिक की गलती हो सकती है, या फिर रन टाइम एरर हो सकती है, हमारे कंपाइलर में कोई परेशानी हो सकती है। जबकि सिंटैक्स एरर अकर्स ड्यू टू ओनली सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर हमेशा सिंटैक्स की वजह से ही आएगी, लेकिन जो एक्सेप्शन है वो हमेशा सिंटैक्स की वजह से नहीं आता है, वो सिंटैक्स के साथ साथ लॉजिकल एरर के थ्रू भी आ सकता है, और रन टाइम एरर की वजह से भी हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट ए और बी। यहाँ पे ए और बी दो कथन लिखे गए हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? तो पहला कथन ध्यान से देखिए, P इक्वल टू ओपन प्रैक्टिस डॉट txt, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है R, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है P डॉट रीड 10। सेकेंड स्टेटमेंट है P इक्वल टू ओपन प्रैक्टिस डॉट txt और R SP, तो X इक्वल टू P डॉट रीड। अब इन दोनों ही सिंटैक्स में क्या है, यहाँ पे हमारे 10 कैरेक्टर रीड होंगे, कौन सी फाइल में से होंगे? practice.txt। एक practice.txt की नोटपैड फाइल है, उसमें से हमें 10 कैरेक्टर को सिर्फ एक्सेस करना है। यहाँ पे हमने उनको एक्सेस भी किया है, रीड करके स्टोर किया है एक्स में। तो यही इनका बेसिक डिफरेंस है इन दोनों स्टेटमेंट का। इन पार्ट ए फाइल P विल रीड 10 कैरेक्टर बट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग। कुछ भी प्रिंट नहीं करेगी क्योंकि हमने लिखा सिर्फ रीड के लिए है, P डॉट रीड। While in part B, it will read whole character present in practice file and store in variable x। practice file में से वो पूरा आपका डेटा को रीड करेगी, whole फाइल को रीड करेगी, whole character क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी साइज वगैरह नहीं दे रखी है, इसलिए वो पूरी फाइल को रीड कर लेगी और उन वैल्यू को किस में स्टोर करेगी? x वेरिएबल में स्टोर करेगी। नेक्स्ट है स्टैक पर किए जा सकने वाले बुनियादी ऑपरेशन क्या हैं? व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म ऑन स्टैक। तो स्टैक क्या है? आपका डेटा स्ट्रक्चर है, बहुत बेसिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, टेक्निक जो आपके स्टैक में यूज होती है,
बेसिक ऑपरेशन क्या होंगे आपका, उसमें होगा डेटा को इंसर्ट करवाना, डेटा को डिस्प्ले करवाना या फिर डेटा को डिलीट करवाना। स्टैक जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है वो काम करता है LIFO टेक्निक पे। LIFO का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक। तो जो लास्ट में डेटा इन होगा वो फर्स्ट में आउट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका डेटा इंसर्ट होगा। डेटा मैंने यहाँ पे A इंसर्ट किया है, उसके बाद हमारा पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, उसके बाद हम B को इंसर्ट करेंगे और लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मुझे अब डिलीट करना है तो मैं A को डिलीट पहले नहीं कर सकती। A को डिलीट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, B को भी आउट करना पड़ेगा स्टैक में से। तो यही बेसिक ऑपरेशन स्टैक पे परफॉर्म किए जाते हैं। जब हम डेटा को स्टैक में इंसर्ट करते हैं तो उस ऑपरेशन को बोला जाता है पुश ऑपरेशन। जब डेटा को हम डिलीट करते हैं, निकाल देते हैं स्टैक में से, तो उस ऑपरेशन को बोला जाता है पॉप ऑपरेशन। और अगर हमें डेटा को डिस्प्ले करना है कि हमारे स्टैक में एट करंट पोजीशन पे कितना डेटा स्टोर है, तो इसको हम बोलते हैं पीक, PEEK। तो ये तीन ऑपरेशन आपके बेसिकली स्टैक पे परफॉर्म किए जाते हैं। तो राइट आंसर भी यही है। देयर आर बेसिकली 3 ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन स्टैक। दे आर इंसर्टिंग एन आइटम इनटू अ स्टैक, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुश ऑपरेशन। डिलीटिंग एन आइटम फ्रॉम द स्टैक, जिसको हम बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। और लास्ट है डिस्प्लेइंग द कंटेंट ऑफ द स्टैक, जिसको हम बोलते हैं पीक। पीक मतलब डेटा को डिस्प्ले करना। नेक्स्ट है हाउ इज क्यू डेटा टाइप डिफरेंट फ्रॉम DQ डेटा टाइप। तो आपका ये क्यू वाली जो यूनिट है उसमें से क्वेश्चन आया है यहाँ पे। क्यू क्या होती है, वो भी डेटा स्ट्रक्चर होती है। और क्यू टेक्निक, जिस टेक्निक पे क्यू हमारी काम करती है, जिस अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि क्यू में क्या होता है, 2 एंड होते हैं, फ्रंट एंड और रेयर एंड। रेयर से डेटा हमारा इंसर्ट होता है और फ्रंट से हमारा क्या करता है, डेटा डिलीट होता है, मतलब क्यू में से बाहर जाता है। तो यहाँ पे जो टेक्निक यूज होती है वो होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की टेक्निक। बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, जैसे आप अगर किसी बैंक की लाइन में लग गए हो, सबसे आगे अगर आप लगे हो, आपके पीछे और 2-4 लोग खड़े हो गए हैं, तो काम सबसे पहले आपका ही होगा और आप सबसे पहले फ्री हो पाओगे। तो इसी तरह से यहाँ से फर्स्ट इन अगर कोई नंबर आता है, जैसे 4 नंबर आया, उसके बाद आपका दूसरा नंबर जब एंटर होगा तो ये नंबर आपका आगे की तरफ आ जाएगा। नॉर्मली आप किसी क्यू में भी खड़े होते हो तो यही कंसेप्ट होता है। आप अगर आगे खड़े हो गए हो तो उसके बाद जितने भी नए पर्सन आएंगे वो आपके पीछे से खड़ा होना शुरू करेंगे, ना कि आपके आगे से। तो सेम टेक्निक आपकी क्यू में भी काम करती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ इज क्यू डेटा टाइप डिफरेंट फ्रॉम DQ डेटा टाइप। DQ भी आपका क्यू का ही वेरिएंट है और DQ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डबल एंडेड क्यू। तो डबल एंडेड मतलब दोनों तरफ से एंड हो सकता है, मतलब यहाँ पे आपका लाइन का जो रूल है वो मायने नहीं रखता है। आप किसी भी एंड से इंसर्ट हो सकते हो और किसी भी एंड से डेटा डिलीट हो सकता है। बोथ एंड पे इंसर्शन और डिलीशन का काम हो सकता है। तो पहले हम DQ का अरेंजमेंट देखते हैं। DQ इज एन अरेंजमेंट इन विच एडिशन एंड रिमूवल डिलीशन ऑफ एलिमेंट कैन हैपन फ्रॉम एनी एंड, मतलब दोनों ही एंड से इंसर्शन और डिलीशन हो सकता है। दैट इज फ्रंट, हेड और टेल और रेयर। वेयर एज क्यू में क्या होता है, अभी बताया आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक पे काम करती है। एक पर्टिकुलर एंड से इंसर्शन होगा तो उस वाले पॉइंट से आपका डिलीशन नहीं हो सकता है। तो आपका जो क्यू है वो उसके लिए एडिशन और डिलीशन के पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। क्यू विच वर्क्स ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट is an ordered linear list of element having different end for adding और removal element in it। इसमें different element होते हैं फ्रंट एडिशन और डिलीशन के लिए। तो यही बेसिक सा डिफरेंस है Q और DQ में। Q में आपका फ्रंट और रेयर अलग अलग होता है और आपके DQ में आपका फ्रंट और रेयर होते पॉइंट है, लेकिन एडिशन और डिलीशन किसी भी पॉइंट से हो सकता है। नेक्स्ट है एक लिस्ट को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने के लिए बबल सॉर्ट एल्गोरिथम लिखें। ये आपका सॉर्टिंग यूनिट का टॉपिक है। सॉर्टिंग वाली जो यूनिट है उसमें से आया हुआ क्वेश्चन है। राइट अ बबल सॉर्ट एल्गोरिथम टू सॉर्ट अ लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर हमें अवरोही क्रम में डेटा को लिखना है। अवरोही मतलब डिसेंडिंग, बड़े से लेके छोटा। तो एक मैं छोटी सी लिस्ट बना देती हूँ 3 और 4। ये मेरी 2 लिस्ट है। अगर मेरे पास डेटा आइटम है 3 और 4, इसको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इसका, 4 and 3। 4 बड़ा नंबर है वो आगे आना चाहिए और 3 छोटा नंबर है वो पीछे आना चाहिए। तो उसकी एल्गोरिथम कैसे बनेगी, एल्गोरिथम में आपके 2 लूप चलेंगे।
दोनों ही लूप कहाँ तक चलेंगे, जहां तक आपके टोटल ऑफ नंबर्स हैं। सेकंड वाला लूप आपका एक नंबर कम चलेगा, क्योंकि बबल सॉर्ट में क्या होता है, जैसे बबल एक आगे बढ़ते रहते हैं तो बबल सॉर्ट में भी एक पहला नंबर दूसरे नंबर से कंपेयर करता है, फिर दूसरा नंबर तीसरे नंबर से कंपेयर करता है। इस तरह से एक बबल्स की फॉर्मेट में आपकी सर्चिंग चलती है और दो नंबर आपस में एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। और इस तरह से अगर आपको असेंडिंग में जमाना है तो छोटा नंबर आगे आ जाएगा और डिसेंडिंग में जमाना है तो बड़ा नंबर आगे आ जाएगा। तो एल्गोरिथम देख लेते हैं। जे की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रखी गई है। हमारे यहाँ पे जो ये एरे या डेटा स्ट्रक्चर हमने यूज किया है, इसकी लोकेशन भी हम लिख देते हैं 0 लोकेशन पे। 0 पोजिशन पे क्या डेटा है 3 और 1 पोजीशन पे डेटा है हमारा 4। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे a ऑफ j इज लेस देन a ऑफ j प्लस 1। a ऑफ j मतलब j की वैल्यू अगर 0 है तो a ऑफ 0 में आएगा 3 इज लेस देन 4। क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ, ये कंडीशन ट्रू है। 4 बड़ा है तो हम आगे क्या करना है, हमें स्वैप का मतलब होता है आपस में इंटरचेंज करना। तो इन दो नंबर को आपस में इंटरचेंज कर दो तो 4 आपका आगे की तरफ आ जाएगा और 3 आपका पीछे की तरफ आ जाएगा। तो ये लिस्ट जो थी हमारी 2 नंबर की लिस्ट थी। अगर इससे ज्यादा नंबर होते तो ये लूप थोड़ा देर तक चलता, 1 बाय 1 और नंबर कंपेयर होते और फाइनली जो हमें आउटपुट मिलता वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलता। तो इस तरह से ये बबल सॉर्ट की एल्गोरिथम काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोलाइजन क्या है। तो कोलाइजन क्या होता है, जब भी हमारी दो डिवाइसेस हैं, नेटवर्किंग का ये क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन बना है आपका। कोलाइजन मतलब जो दो डिवाइसेस हैं अगर सेम टाइप पे डेटा ट्रांसफर करती हैं, ए डिवाइस और बी डिवाइस, ए ने उसी टाइम पे डेटा बी को सेंड किया और बी ने भी सेम टाइम पे सेम पर्टिकुलर सेकंड पे अगर डेटा ए को सेंड किया है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि डेटा में क्या होगा, मिक्स हो जाएगा डेटा और फाइनली कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। डेटा मिक्स हो सकता है, आपका डेटा कोलाइड हो सकता है और आउटपुट यूजलेस हो जाएगा। तो इस चीज को बोला जाता है कोलाइजन। अ कोलाइजन इज द रिजल्ट ऑफ टू डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क अटेम्प्टिंग टू द ट्रांसमिट डेटा एट एग्जैक्टली द सेम टाइम। सेम टाइम में आपस में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है उसको कोलाइजन बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में अंतर लिखिए। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है? स्ट्रक्चर नाम से ही जैसे पता चल रहा है हमारा, वो डेटा जो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में है, नंबर्स में है, फैक्ट और फिगर में है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में फिक्स फॉर्मेट में जो जमा हुआ है वो आपका स्ट्रक्चर डेटा होता है। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे आपकी इमेजेस फाइल है, आपकी बहुत सारी इमेज फाइल है, बहुत सारी ऑडियो फाइल है, तो उनमें क्या होता है, डेटा बिल्कुल अरेंज नहीं होता है, आपका लार्ज अमाउंट का डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? द डेटा विच इज टू द पॉइंट फैक्चुअल एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड इज रेफर्ड एज स्ट्रक्चर्ड डेटा। जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है वो आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा है। नेक्स्ट है आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज द डेटा दैट लेक्स एनी प्री डिफाइंड मॉडल और फॉर्मेट, जिसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, पहले किस फॉर्मेट में वो स्टोर होगा इस तरह का कोई डिफाइन नहीं होता है। जैसे आपके ईमेल्स हैं, सोशल मीडिया पे आपका जो अकाउंट्स होता है वो बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है। हमारी काफी सारी उसमें पोस्ट होती हैं, काफी सारी इमेज डली हुई होती हैं। अगर हमें सॉर्टेड कहा जाए सॉर्टेड करने को, तो हम एकदम से उस डेटा को सॉर्ट नहीं कर पाएंगे कि कब कौन सा डेटा पब्लिश हुआ था। इसी तरह से अगर हमारा नंबर्स हो कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखनी है तो हम फटाफट से नंबर में लिख सकते हैं, तो वो स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या हो गया आपका? मोबाइल डेटा, ईमेल, सोशल मीडिया का डेटा, ये सारा आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सप्ताह के 7 दिन का तापमान आपका दे रखा है, इन तापमान का स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना है आपका। स्टैंडर्ड डेविएशन पता करने से पहले आपको उस नंबर का मीन पता होना चाहिए कि मीन कैसे निकलेगा। तो मीन कैसे निकलता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। आपको सारे नंबर का टोटलिंग करना है, जितने भी नंबर हैं इनका आप टोटलिंग करोगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल्स। कितने नंबर हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको 34 प्लस 34 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 27 प्लस 34 प्लस 34 को आपको ऐड करना है। ऐड आया आपका 218 को आपको डिवाइड करना है। कितने टोटल नंबर थे? 7 नंबर थे, 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो आया है मीन वो आएगा आपका 31.14। 31.14 आपका मीन है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये आपको एक टेबल फॉर्मेट में आपको सारे टेम्परेचर्स लिखने हैं और उनको क्या करना है, जो आपका मीन निकला है, मीन हमारा कितना निकला था? 31.14। तो आपको
यहाँ 34 है 34, 34 में से आपको 31.14 को घटाना है, तो वो आपका निकलेगा x माइनस मीन निकालना है। इस मीन को हम कितनी बारी क्या बोलते हैं, x बार, तो आपको निकालना है x माइनस x बार। तो जितने भी नंबर हैं आप माइनस कर दीजिए, 34 को 31.14 से माइनस करेंगे, वो आप नंबर यहाँ लिख दीजिए। इसी तरह से रिमेनिंग नंबर्स को भी आप माइनस कर करके लिख दीजिए। अब ये जो आपका x माइनस x बार आया है, इसका आपको करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे, जस्ट डबल कर देंगे। तो यहाँ आपका 2.86 था, तो 2.86 इंटू 2.86 करेंगे। तो ये टेबल फॉर्मेट में ही लिखना है आपको, यहाँ पे आपने उसका स्क्वायर करके लिख दिया है। उसी तरह से रिमेनिंग नंबर का भी आप स्क्वायर करके लिख देंगे। अब आप करेंगे इसकी टोटलिंग, जो आपके आई है x माइनस x बार का जो स्क्वायर आया, होल स्क्वायर जो आया है, उसकी आपको टोटलिंग लिखनी है और इसको आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, जितने टोटल नंबर ऑफ टेम्परेचर थे, 60 टेम्परेचर थे, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है आपका न्यू, अंडर रूट में आपको लिखना है x माइनस x बार सम, जो आप निकाल ही चुके हो ऑलरेडी। यहाँ पे जो ये सम आया है, इसको हमें डिवाइड करना है n से। n हमारे टोटल नंबर थे, 7 नंबर थे, उसका अंडर रूट निकालेंगे, तो यहाँ पे 76 हमारा x माइनस x बार का होल स्क्वायर जो आया था, उसको डिवाइड बाय 7 करेंगे और उसका हम अंडर रूट निकालेंगे, तो आंसर आएगा आपका 3.313। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल मैथमेटिकल टर्म है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, और इसका एक क्वेश्चन पक्के से एग्जाम में बनता है, क्योंकि इस यूनिट से आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी पे आधारित होंगे, मीन, मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन पे। नेक्स्ट है सिंगल रो फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन में कोई दो अंतर लिखिए। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन सिंगल रो फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन। तो ये आपका एसक्यूएल का क्वेश्चन है, डेटा टाइप का क्वेश्चन है। जैसे एक डेटाबेस में से मैं आपको क्वेरी करती हूँ कि मुझे उन स्टूडेंट के नाम लिखिए जिनका जो सिटी है वो सिटी बॉम्बे है, तो वो स्टूडेंट सेलेक्ट होके आ जाएंगे, तो हमें एक फिक्स आंसर मिलेगा कि हाँ भाई 4 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है। या फिर मैं ये पूछती हूँ कि प्रियंका नाम की जो स्टूडेंट है उसकी सिटी बताइए कि वो किस सिटी से बिलोंग करती है। तो ये जो हमारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो एक रो पे परफॉर्म होंगे। जैसे प्रियंका की डिटेल अगर रो नंबर 1 में स्टोर है तो वहां से वो आउटपुट आएगा। और अगर मुझे कोई फंक्शन परफॉर्म करना है कि बॉम्बे में रहने वाले स्टूडेंट की टोटलिंग करके बताइए कि 15 स्टूडेंट है, तो ये क्या होंगे आपके एग्रीगेट फंक्शन में आएंगे, जिसमें जैसे कोई मैक्सिमम निकालना है, कुछ काउंटिंग करनी है, कुछ मिनिमम निकालना है। और जो सिंगल रो फंक्शन जो होते हैं वो आपके होते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक रो में से आंसर निकाला जाता है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिंगल रो फंक्शन इज अप्लाइड ऑन ईच रो व्हाइल एग्रीगेट फंक्शन आर अप्लाइड ऑन द ग्रुप ऑफ रो। जो पर्टिकुलर एक रो में अप्लाई होते हैं वो सिंगल रो फंक्शन होते हैं, और ग्रुप ऑफ रो में जो अप्लाई होते हैं वो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। सिंगल रो फंक्शन रिटर्न मल्टीपल आउटपुट, that is output based on each row, while aggregate function return only one output। एक final fixed predefined output आपको aggregate function से मिलेगा। सिंगल रो फंक्शन में आपको मल्टीपल आउटपुट मिलेंगे। दिए गए एसक्यूएल स्टेटमेंट का आउटपुट लिखिए। तो यहाँ पे आपको दो एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, सेलेक्ट POW 3 और 4। तो POW क्या होता है आपका पावर फंक्शन होता है। 3 और 4 यहाँ पे आपको एक बेस और पावर की वैल्यू दे रखी होती है। तो पहली जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी बेस वैल्यू, और पावर की वैल्यू क्या है यहाँ पे सेकंड वाला नंबर। तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 81। नेक्स्ट जो फंक्शन है सेलेक्ट लेंथ, और फिर आपका राउंड ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है इंडिया। तो यहाँ पे लेंथ फंक्शन आपकी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करता है। तो इंडिया को आप काउंट करो 1 2 3 4 5, टोटल कितने कैरेक्टर है, 5 कैरेक्टर है। तो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये जो लेंथ फंक्शन है ये स्पेस को भी काउंट करता है। अगर इंडिया में IN के बाद अगर मैं स्पेस लगा देती तो आउटपुट आपका चेंज होता, तब आउटपुट आपका आता 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP पर टिप्पणी कीजिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन HTTP। ये भी आपका नेटवर्किंग प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल होता है जब भी हम नेट पे, वेब पे हम जो डेटा ट्रांसफर करते हैं, कोई वेब पेज खोलते हैं तो वो सर्वर से हमारे क्लाइंट पे लोड होता है। जैसे गूगल का आपने पेज खोला तो वो गूगल के सर्वर से आपके कंप्यूटर पे लोड होगा, तो लोड होने में टाइम लगता है। तो ये जो लोडिंग का काम है वो जो प्रोटोकॉल करता है
तब हमारा ये HTTP प्रोटोकॉल काम आता है। वेब पेज को लोडिंग के लिए जो बैकएंड में जो प्रोटोकॉल काम में आता है वो होता है हमारा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज द प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। www मतलब वेब पेजेस को आपको यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए प्रोटोकॉल काम में आता है। क्लाइंट और सर्वर प्रोटोकॉल है आपका, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है। बस इसमें आपको ध्यान में रखने की ये 3 ही बातें हैं। फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, www को एक्सेस करने के लिए काम में आता है, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है डॉस और DDoS अटैक में अंतर लिखिए। तो आपका ये जो डॉस है इसकी फुल फॉर्म होती है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक और DDoS की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। DOS अटैक इज अ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इन दिस अटैक अ कंप्यूटर सेंड अ मैसिव अमाउंट ऑफ ट्रैफिक टू अ विक्टिम्स कंप्यूटर एंड शट इट डाउन। और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इन दिस अटैक DOS अटैक आर डन फ्रॉम मैनी डिफरेंट लोकेशन यूजिंग मैनी सिस्टम। बेसिक सा डिफरेंस बस यही है कि यहाँ पे एक कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है और किसी एक कंप्यूटर के थ्रू ही टारगेट किया जाता है और वहां पे ट्रैफिक बढ़ा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपके बहुत सारी लोकेशन होती है और बहुत सारी लोकेशन में मतलब चारों तरफ से एक पर्टिकुलर किसी सर्वर मशीन को घेर लिया जाता है और शट डाउन कर दिया जाता है। जिससे क्या होगा, अगर कोई यूजर उस पर्टिकुलर सर्वर को एक्सेस करना चाहे, वेबसाइट को खोलना चाहे तो वेबसाइट नहीं खुलती है। तो इसका मतलब उस वेबसाइट पे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हुआ है। नेक्स्ट आपका जो ये है, अब सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है। सेक्शन सी में आपके किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। आपके 3 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन आपका 3-3 मार्क्स का होगा। तो ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकली और क्रिएटिविटी भी यूज करनी है। तो पहला आपका क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक। तो इसमें आपको क्या करना है, पूरा कोई थ्योरी नहीं लिखनी है। एक प्रोग्राम आप प्रोग्राम करना जानते ही हो, तो आपको एक संलग्न एक प्रोग्राम उतारना है, यहाँ पे उस प्रोग्राम को लिखना है और आपके 3 मार्क्स पक्के हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे स्ट्रिंग और स्टैक में से आया गया है, हमें क्या करना है, रिवर्स करनी है स्ट्रिंग को। प्रोग्राम यहाँ मैंने लिख रखा है, प्रोग्राम आपको आपकी रेफरेंस बुक में से भी मिल जाएगा, काफी सारी वेबसाइट्स हैं वहां पे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। और आप इस प्रोग्राम को अगर यूज करना चाहते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं एज अ रेफरेंस। तो हम जब भी यहाँ पे प्रोग्राम का कंसेप्ट क्या होता है, बेसिक एल्गोरिथम इसके बैकएंड में क्या काम कर रही है वो समझ लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक, मतलब अगर मैंने कोई स्ट्रिंग लिखी है हाय, नॉर्मल एक सिंपल सा वर्ड है हाय, इसको रिवर्स करना है तो स्टोर क्या होना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए आई और एच। तो इसके लिए बेसिक कंसेप्ट हम क्या लगाएंगे, स्टैक हम यूज कर रहे हैं। तो स्टैक में सबसे पहले 1 by 1 एक नंबर जाएगा। तो अगर मुझे हाय पहले हम इंसर्ट कराना पड़ेगा, एक स्टैक हमें पहले क्रिएट करना है, स्टैक में हमें डेटा को स्टोर करवाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैक में डेटा स्टोर करवाएंगे। सबसे पहले हाई का एच जाएगा, उसके बाद जो ये टॉप पोजीशन है वो पॉइंटर हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा और इधर हम स्टोर करेंगे हाई। तो इस तरह से हमारा स्टैक में हाई स्टोर हो गया है। जब हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा उसके बाद हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, पॉप ऑपरेशन, मतलब हम डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले डिलीट कहाँ से होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक का कंसेप्ट यही है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इन हुआ है वो पहले आउट होगा। तो आई को हम पहले आउट करेंगे, आई, उसके बाद हम इसको एच को आउट करेंगे, आई और एच, और फिर इस स्ट्रिंग को आई और एच को हम एक स्ट्रिंग में स्टोर कर देंगे। आप फिर से इसको यहाँ पे आप स्टोर करवा सकते हो, आई स्टोर होगा स्टैक में और दोबारा फिर एच स्टोर होगा। तो पहले आपकी हाई प्रिंट हुई थी, उसके बाद क्या प्रिंट होगा, आई और एच प्रिंट होगा, उल्टा प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है उसी कंसेप्ट को आधार बना के यहाँ एक प्रोग्राम लिखा गया है। प्रोग्राम आपको जो लिखना है वो आपको पाइथन लैंग्वेज में ही लिखना है, आपके जो कोर्स में है वो पाइथन लैंग्वेज ही है। तो ये इस तरह से ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन स्ट्रिंग अ पैलिंड्रोम और नॉट यूजिंग अ DQ। यहाँ पे आपको क्यू का भी चैप्टर इसमें पढ़ना पड़ेगा और जो आपकी सॉर्टिंग जो यहाँ पे चेक करने के लिए दिया गया है वो दिया गया है पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे आपने कोई नाम लिखा
तो वो उल्टा सीधा एक समान जो आप बोलते हैं कि जो नंबर उल्टा सीधा दोनों तरफ से सेम होता है उस चीज को हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्पेलिंग लिखी है नमन। तो नमन की स्पेलिंग क्या होती है NAMAN। इसको आप उल्टा भी कर दोगे, उल्टा प्रिंट करोगे तो भी क्या होगा, आउटपुट आपका नमन ही आएगा। मैं अपना नाम लिखूंगी प्रियंका, अगर मैं इसको उल्टा लिखती हूँ तो वो पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि उल्टा लिखने के बाद वो स्पेलिंग और मीनिंग दोनों ही चेंज हो गए। तो जिस शब्द का मीनिंग चेंज नहीं होता है, उल्टा लिखने पर भी शब्द वैसा ही रहता है एज इट इज, तो वो होते हैं आपके पैलिंड्रोम फंक्शन। तो आपको यहाँ पे क्यू के माध्यम से वो प्रोग्राम लिखना है। छोटा सा प्रोग्राम है आपका, बहुत ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है। कंसेप्ट आपका ये रहेगा कि आपने क्यू में डेटा को इंसर्ट कराया है और उसको आपको 1 बाय 1 बैक से डेटा लेना है और फिर से आपको रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करवाना है। और इन दोनों को आपको कंपेयर करना है कि ये दोनों ही स्ट्रिंग क्या इक्वल हैं। अगर दोनों ही स्ट्रिंग इक्वल हैं तो आपकी वो जो स्ट्रिंग होगी वो गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। और अगर वो दोनों ही नंबर जो आपने रिवर्स में स्टोर करवाया है ओरिजिनल नंबर से, अगर वो दोनों ही स्ट्रिंग सेम नहीं है तो आपका आउटपुट आएगा स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। नेक्स्ट है आपका, एक कोर्स में प्रवेश के समय छात्र का नाम डाला जाता है। एक प्रोग्राम लिखे जो प्रत्येक नाम को आरोही क्रम में स्टोर करे। तो इसके लिए जो आपकी सॉर्टिंग टेक्निक यूज होती है वो होती है आपकी इंसर्शन सॉर्ट की टेक्निक यूज होगी। यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट है आपके कोर्स में, इसके अलावा आपके कोर्स में बबल सॉर्ट है। काफी सारी सॉर्टिंग टेक्निक है जिनके थ्रू हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया आप वो समझिए कि एक प्रोग्राम लिखे जो प्रत्येक नाम को आरोही क्रम में स्टोर करे। हमें स्टार्टिंग ही आरोही से ही करनी है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही डेटा स्टोर हो। तो इस तरह की जो सॉर्टिंग टेक्निक होती है वो होती है इंसर्शन सॉर्ट की टेक्निक। तो इंसर्शन सॉर्ट एज दिस टेक्निक अलाउ टू इंसर्ट अ वैल्यू एट इट्स पोजीशन इन अ सॉर्टेड लिस्ट। ये सॉर्टेड लिस्ट में ही डेटा को स्टोर करता है। तो प्रोग्राम आपका इस तरह से होगा। और बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपका नॉर्मल कंसेप्ट है। और काफी सारे लोग आप जानते होंगे, जब आप ताश के पत्ते खेलते हो, अगर आप ताश के पत्तों को हाथ में इस तरह से पकड़ते हो, जैसे ये 2 ताश के पत्ते हैं, इसके अलावा मैंने और भी कोई ताश के पत्ते अगर ले रखे हैं, मुझे उनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो मैं सबसे पहले एक पत्ता उठाऊंगी और उसको सबसे फर्स्ट नंबर पे रख दूंगी। मान लो अगर वो पत्ता है 4 नंबर का, जब मैंने नेक्स्ट नंबर का पत्ता उठाया, अगर वो 5 नंबर का है तो मैं ऑब्वियसली उसके राइट हैंड साइड में ही डेटा को रखूंगी। तो मेरी फर्स्ट वाला जो है वो बेस बन गया है कि अगर उस नंबर से छोटे नंबर आएंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, और उस नंबर से अगर बड़े नंबर आएंगे तो वो राइट हैंड साइड में जाएंगे। और इस तरह से हमारा डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में ही स्टोर होता रहता है। तो यही बेसिक कंसेप्ट आपको इस एल्गोरिथम में भी यूज करना है। तो ये जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपको पाइथन ही यूज करनी है। नेक्स्ट आपका जो लास्ट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी में 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। और 19 और 20 दोनों में ही इंटरनल चॉइस होगी। तो पहला 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका, लीनियर सर्च प्रोग्राम का उपयोग करते हुए डुप्लीकेट वैल्यू 8 को दी गई लिस्ट में से खोजें। यह कौन सी पोजिशन दिखाएगा और इसका क्या अर्थ होगा। तो ये आपका जो बड़ा क्वेश्चन है वो आपकी सर्चिंग में से आएगा। तो सर्चिंग यूनिट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि बड़े क्वेश्चन उसी यूनिट से बनते हैं। तो यहाँ पे जो पोजीशन रिटर्न होगी वो 4 नंबर की पोजीशन रिटर्न होगी, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, हमें 8 को ढूंढना है इस लिस्ट में से। और लिस्ट में सबसे पहला नंबर 42 है, उसके बाद -2, देन 32 और देन 8। तो 8 इसके बाद भी है, लेकिन जो पहली पोजीशन में मिलेगा वो ही पोजीशन आपके आउटपुट में दिखेगी। तो 8 जो मिला है इसे 4 नंबर की पोजीशन में मिला है और बाद में मिलेगा, लेकिन वो आपकी प्रिंट नहीं होगी। इसका क्या अर्थ होगा ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका अर्थ क्या होगा, दिस मीन्स दैट लीनियर सर्च ऑलवेज रिटर्न द फर्स्ट पोजीशन वेयर द एलिमेंट इज फाउंड और प्रेजेंट इफ इट इज प्रेजेंट मल्टीपल टाइम इन द लिस्ट। द लीनियर सर्च फंक्शन, आपको मैंने यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम एक्स्ट्रा में लिखा है। अगर आप ये एग्जाम में नहीं भी बनाते हैं तो भी आउटपुट आपका सही होगा, क्योंकि जितना पूछा जाए हमें आंसर उतना ही देना है। अगर कोई आंसर 4 नंबर का है, हम बिना मतलब के उसको 2 या 3 पेज में नहीं लिख सकते, हमें उसकी मार्किंग को ध्यान में रखते ही आंसर लिखना है। अब 19 नंबर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस थी। तो दूसरा जो क्वेश्चन था वो है, एक नम लिस्ट में 7 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट आपके वहां लिखे हुए हैं। इस नम लिस्ट में हमें 7 खोजना है, यहाँ मिसप्रिंट है। वी नीड टू सर्च फॉर द की नम लिस्ट इक्वल टू 7, राइट द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ लीनियर सर्च यूजिंग एल्गोरिथम। अब इसमें हमें एल्गोरिथम लिखनी है। एल्गोरिथम हमारी कैसे है, हमें इंडेक्स वैल्यू हमने 0 पे सेट कर दी है,
n हमारा कितना है 7 है, यहाँ पे लिखा हुआ है n इक्वल टू 7, तो इंडेक्स इज लेस देन n, 0 इज लेस देन 7। क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ ट्रू है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इफ नम लिस्ट इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू क्या है 0, नम लिस्ट 0, नम लिस्ट 0 में nl मतलब नम लिस्ट 0, तो 0 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है 8 लिख देंगे। 8 इक्वल टू की वैल्यू हमारी दे रखी है, हमें क्या सर्च करना है, की नम वैल्यू 7, तो 8 इक्वल टू 7 है क्या? नहीं है। तो हम इस एल्गोरिथम में क्या करेंगे, इंडेक्स प्लस 1 करेंगे। इंडेक्स प्लस 1 किया तो यहाँ पे 0 की बजाय क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो नम लिस्ट में 1 नंबर पोजीशन पे हम देखेंगे, 1 नंबर पोजीशन पे क्या है, -4 है, तो -4 इक्वल टू 7, नहीं, ये भी कंडीशन हमारी डिनाई कर गई कि -4 तो 7 के बराबर है ही नहीं। तब फिर से इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 + 1 हो जाएगी। तो अब जो +1 हुई है वो हमारी हो गई है 7 नम लिस्ट 2 में, नम लिस्ट 2 पोजीशन पे, मतलब ये हमारी 0 पोजीशन थी, ये 1 और ये 2 पोजीशन पे 7 है, 7 इक्वल टू 7 हमारी जो की है, की भी हमारी 7 है, क्या वो बराबर है? हाँ बराबर है। तो हमें क्या प्रिंट करना है, एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन, तो एलिमेंट हमारी 2 नंबर की पोजीशन पे मिल चुका है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका डेटाबेस वाली यूनिट में से आता है। डेटाबेस यूनिट में भी इंटरनल चॉइस में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, डीबीएमएस के मुख्य अवधारणा का वर्णन कीजिए। बेसिक कंसेप्ट हमें डीबीएमएस के बताने हैं। तो डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल और टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं तो उसका स्कीमा सबसे पहले ध्यान में रखते हैं, उसका स्केलेटन हम एक बार ध्यान में रखते हैं। इट इज अ डिजाइन ऑफ द डेटाबेस, और वी कैन से दैट इट इज अ स्केलेटन ऑफ द डेटाबेस दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा विल बी स्टोर्ड इन द रोज एंड कॉलम, कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा डेटाबेस का वो है डेटा कंस्ट्रेंट, मतलब हम किस टाइप का डेटा यूज करने वाले हैं। इन अ डेटाबेस समटाइम वी पुट सम रेस्ट्रिक्शन ऑन द टेबल, मतलब अगर हम रोल नंबर यूज कर रहे हैं हमारी टेबल में तो रोल नंबर हमारा अल्फाबेट में नहीं जाना चाहिए। किसी का नाम है तो वो नंबर में नहीं जाना चाहिए, 1 2 3 किसी का नाम नहीं हो सकता, नाम हमेशा अल्फाबेट में होता है। तो हम कुछ डेटाबेस कंस्ट्रेंट भी इस्तेमाल करते हैं, रूल्स और रेगुलेशन लगाते हैं। नेक्स्ट है डेटा डिक्शनरी और मेटा डेटा, मतलब यहाँ जब हम टेबल क्रिएट करते हैं डेटाबेस की तब हम डेटा के बारे में लिखते हैं, पर्टिकुलर फील्ड के बारे में 1 लाइन डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि ये फील्ड में क्या वैल्यू स्टोर होती है। जैसे मैंने अगर एस नेम फील्ड लिया है तो मैं उसके बारे में लिखूंगी कि एस नेम का मतलब होता है स्टूडेंट नेम, ताकि इन फ्यूचर कोई और डेटाबेस को यूज करे तो वो इजीली उस डेटाबेस पे काम कर पाए। तो मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में वर्णन करना। इसके अलावा जो डेटाबेस का कंसेप्ट है वो है क्वेरीज का, जो क्वेरीज के भी काफी सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के। तो डेटाबेस का उद्देश्य ये होता है कि डेटाबेस बनाने के बाद उस पर क्वेरी की जाए, कोई क्वेश्चन किए जाए और हम डेटा को फिल्टर करके ला सकें। लास्ट है डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन में आता है आपको डेटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना और अपडेट करना। तो जब भी डेटाबेस बनती है तो उसमें अपडेशन चलते रहते हैं, कभी कोई डेटा फील्ड की वैल्यू चेंज होती है या फिर डेटा चेंज होता है। पर्टिकुलर अगर किसी इंसान ने अपनी सिटी चेंज करवा ली, मोबाइल चेंज करा लिया, तो अपडेशन होते रहते हैं। तो यही बेसिक कंसेप्ट है डेटाबेस के कि डेटाबेस का स्कीमा बनता है, कंस्ट्रेंट बनते हैं, मेटा डेटा होता है, क्वेरीज होती है और डेटा मैनिपुलेशन होता है। इन्हीं चीजों को हमें डेटाबेस में ध्यान रखना होता है। जो आपका लास्ट क्वेश्चन था वो भी सब पार्ट्स में था और इंटरनल चॉइस में था, तो उसकी जो सेकंड इंटरनल चॉइस है वो है रिलेशन के 3 महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका डेटाबेस का ही क्वेश्चन है। तो जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं तो टेबल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो उनके क्या क्या गुण होने चाहिए कि कोई भी वैल्यू होनी चाहिए वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, डेटा मिसमैच नहीं होना चाहिए, आपका डेटा इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, आपस में जो 2 टेबल्स में कोई रिलेशन है तो वो बिल्कुल एकदम प्री डिफाइंड फॉर्मेट होना चाहिए, बिल्कुल भी डेटा हॉच पॉच नहीं होना चाहिए। यही आपके डेटा के रिलेशन के गुण होते हैं। मैंने यहाँ लिख भी रखे हैं, अ रिलेशन इज अ 2 डायमेंशनल टेबल, इट कंटेन्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज को टपल्स बोला जाता है और कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोला जाता है। इन एनी गिवन कॉलम ऑफ द टेबल ऑल आइटम आर ऑफ द सेम काइंड, वेयर एज आइटम इन डिफरेंट कॉलम मे बी नॉट ऑफ द सेम काइंड। सेकेंड है आपका फॉर अ रो ईच कॉलम मस्ट हैव एन एटॉमिक वैल्यू, एटॉमिक मतलब फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, एंड आल्सो फॉर अ रो अ कॉलम कैन नॉट मोर देन 1 वैल्यू, मतलब एक रो के अंदर 2 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट में नेम में मैंने अपना प्रियंका भी लिख रखा है और कॉमा लगा के एक और नाम लिख रखा है, तो इस तरह का टेबल में नहीं होना चाहिए।
ऑल ऑफ आर रिलेशंस आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब फिक्स होने चाहिए, रिलेशन सारे आपके प्री डिफाइन होने चाहिए और सुलझे हुए होने चाहिए। दैट इज अ रिलेशन डज नॉट कंटेन टू रोज, कोई भी रिलेशन मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से ये आपके जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपको पॉइंट टू पॉइंट ही आंसर लिखना है। तो ये था आपका मॉडल पेपर और उसका डिस्क्रिप्शन। होप आपको समझ में आया होगा। आपको पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अपनी यूनिट्स तैयार करनी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है। आपका पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे आप 56 में से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो बोर्ड की परीक्षाओं के लिए आपको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।